प्राचीन चीन, एंशंट चाइना, एक ऐसी जगह जिसका इतिहास अनोखी खोजों और विशाल इमारतों से भरा पड़ा है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो पूरी दुनिया आज भी हैरान रह जाती है। लेकिन सच कहूं तो इस सुनहरी तरक्की के पीछे एक ऐसी काली सच्चाई छिपी है जिस पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इन महान उपलब्धियों की नींव कल्पना से परे दुख और दर्द पर रखी गई थी। शुरुआत करते हैं चीन की महान दीवार यानी द ग्रेट वॉल से। इसके बारे में एक बेहद खौफनाक सच है। क्या किसी को अंदाजा है कि इसके पत्थरों के बीच आज भी उन अनगिनत मजदूरों की हड्डियां दफन हैं जिन्होंने इसे बनाया था? बिल्कुल। कहा जाता है कि कड़ी ठंड और भूख से मरने वाले मजदूरों को वहीं ईंटों के बीच दफना दिया जाता था। एक तरह से देखा जाए तो ये महान दीवार असल में दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान है। ये खौफनाक सच्चाई इस ऐतिहासिक सफर के अंधेरे और रहस्यमयी रूप का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो इतने विशाल साम्राज्य की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? अगर हम करीब 17 लाख साल पहले जाएं, तो गुफाओं में रहने वाले पेकिंग मैन से लेकर पीरी नदी यानी येलो रिवर के किनारे खेती करने वाली बस्तियों तक इंसान का विकास हुआ। गुफाओं के घुप अंधेरे से निकलकर इंसान ने पहली बार सूरज की रोशनी में अपना घर बनाया और खेती करनी शुरू की। ये सभ्यता के उदय का एक बिल्कुल बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं साल 1986 पर। जमीन की खुदाई चल रही थी और अचानक एक ऐसा रहस्य बाहर आया जिसने सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। सैंग सिंग दुई नाम की एक 3000 साल पुरानी सभ्यता अचानक मिल गई। यहां से कांसे यानी ब्रॉन्ज के ऐसे विशाल मुखौटे मिले जिनकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं और कान बेहद लंबे थे। मतलब ये किसी आम इंसान जैसे तो बिल्कुल नहीं दिखते थे। ये बिल्कुल इस बात का सबूत है कि प्राचीन चीन ऐसी उन्नत और अजीबोगरीब चीजों से भरा पड़ा था जिनके रहस्य हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। खैर, इस सभ्यता की खोजें जितनी खूबसूरत थीं, उनके पीछे का सच उतना ही भयानक था। एक तरफ रेशम यानी सिल्क की खोज की खूबसूरत कहानी ले लीजिए। कहा जाता है कि रानी लेजू के चाय के कप में एक ककून गिर गया था जिससे एक चमकदार धागा निकला। बहुत प्यारी कहानी है ना? लेकिन दूसरी तरफ इसकी दर्दनाक सच्चाई है। गरीब मजदूर लड़कियों को उबलते पानी में हाथ डालकर रेशम का धागा निकालना पड़ता था। उनकी उंगलियों की खाल तक गल जाती थी। और हां, अगर कोई इन कीड़ों को देश से बाहर ले जाने की कोशिश करता तो उसे सरेआम तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता था। सोचकर ही रूह कांप जाती है। और ये क्रूरता सिर्फ गरीब मजदूरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक फैली हुई थी। यहां एंट्री होती है सम्राट किन शी हुआंग की। उन्होंने अपनी ताकत के दम पर सभी राज्यों को हराया और पूरे चीन को एक कर दिया। लेकिन इस महान सम्राट की एक सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे अजीब कमजोरी थी मौत का खौफ। वो किसी भी कीमत पर अमर होना चाहते थे और इसी एक डर ने उन्हें बेहद क्रूर बना दिया। अपनी इस सत्ता को बनाए रखने के लिए सम्राट ने एक ऐसी विचारधारा अपनाई जिसे लीगलिज्म कहा गया। इसका सीधा सा मानना था कि लोग सिर्फ और सिर्फ डर से ही काबू में रह सकते हैं। यहाँ 5 खौफनाक सजाएं तय की गई थीं, जिसमें नाक काटना, पैर काटना या घोड़ों से खिंचवाकर जिंदा मार देना शामिल था। उन्होंने किताबें तक जला दी और करीब 400 विद्वानों को जिंदा दफन करवा दिया। ये डर और आतंक के जरिए राज करने का एक काबिले गौर और डरावना उदाहरण है। 8000, सोचिए जरा, एक ऐसी संख्या जो सीधा सीधा मौत के खौफ को दर्शाती है। सम्राट किन को लगता था कि अगर वो किसी तरह इस जन्म में अमर नहीं हो पाए तो अगले जन्म में उनकी सुरक्षा आखिर कौन करेगा। और इसी डर से उन्होंने अपनी कब्र की रखवाली के लिए 8000 मिट्टी के सैनिकों की एक पूरी फौज बनवाई, जिसे आज हम टेराकोटा आर्मी कहते हैं। और सबसे हैरान की बात तो ये है कि इनमें से हर एक सैनिक का चेहरा और हाव भाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एकदम रियल। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अमर होने की इस पागलपन वाली चाहत ने ही सम्राट की जान ले ली। वैज्ञानिकों ने उन्हें पारा यानी मर्करी और सल्फर से बनी एक दवा दी। इसे रोज पीने से सम्राट का दिमाग पूरी तरह फिर गया और उनकी मौत हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि उनके विशाल मकबरे के अंदर जहरीले पारे की नदियां बहती हैं। और जब सम्राट को वहां दफनाया गया ना, तो उनकी रानियों और उस मकबरे को बनाने वाले सभी इंजीनियरों और मजदूरों को वहां जिंदा दफन कर दिया गया, ताकि ये रहस्य कभी बाहर ही ना आ सके। अब सम्राट के मरने के बाद हालात सुधरने चाहिए थे, राइट? लेकिन नहीं, हालात और भी बेकार हो गए।
हान राजवंश के पतन के बाद चीन 3 हिस्सों में बंट गया और एक भयंकर गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हो गया। नतीजा क्या निकला? चीन की आधी आबादी बिल्कुल खत्म हो गई। 50% लोग इस लड़ाई में मारे गए। 50%। ये साफ दिखाता है कि सत्ता की लालच का आखिर कितना भारी नुकसान होता है। खून खराबे के इस दौर के बाद एक और दिल दहला देने वाली संख्या सामने आती है, 50 लाख। हुआ ये कि सुई राजवंश के सम्राट ने उत्तर और दक्षिण चीन को जोड़ने के लिए एक विशाल नहर, द ग्रैंड कनाल, बनवाने की जिद पाल ली। करीब 10,800 किलोमीटर लंबी इस नहर को बनाने में 50 लाख मजदूरों को लगाया गया, और दुख की बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा मजदूर सिर्फ भूख, थकान और बीमारी से तड़प कर मर गए। इसके बाद आता है टांग और हान राजवंश का दौर। इसे आमतौर पर चीन का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज माना जाता है। लेकिन ठहरिए, यहां भी एक काली सच्चाई मौजूद थी। इस दौर में एम्प्रेस वू जेटियन जैसी क्रूर शासिका आईं, जिन्होंने सत्ता पाने के लिए अपने ही नवजात बच्चे तक की हत्या कर दी थी। एक तरफ देश आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ बेरहमी अपनी सारी हदें पार कर रही थी। तरक्की और क्रूरता दोनों एक साथ चल रहे थे। इस स्वर्ण युग का यह विरोधाभास बेहद हैरान करने वाला था। एक तरफ देखिए, कागज, प्रिंटिंग प्रेस और कंपास जैसी शानदार खोजें हुईं, जिन्होंने पूरी दुनिया के व्यापार को आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ लोटस फीट जैसी बेहद क्रूर और दर्दनाक परंपरा शुरू हुई। छोटी बच्चियों के पैरों की उंगलियों को जबरदस्ती मोड़कर पत्थरी पट्टियों से बांध दिया जाता था। इससे उनकी हड्डियां तक टूट जाती थीं, ताकि पैर सिर्फ 3 इंच के रह जाएं। और पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त इसे खूबसूरती का पैमाना माना जाता था। अजीब है ना? खोजों की बात निकली है तो बारूद यानी गन पाउडर का किस्सा तो सुनना बनता है। इसका आविष्कार किसी युद्ध के लिए नहीं हुआ था, बल्कि अमरता का अमृत ढूंढते वक्त एक हादसे में हो गया था। वैज्ञानिकों ने पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल को मिलाया और बूम, एक जोरदार धमाका हुआ। शुरू में इसका इस्तेमाल सिर्फ त्योहारों पर पटाखे छोड़ने और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए होता था। बाद में जाकर इसने युद्ध का पूरा तरीका ही बदल दिया। खैर, वक्त आगे बढ़ा और उत्तर की दिशा से एक नया, बेहद खौफनाक खतरा सामने आया, गेंगिस खान और उसके मंगोल लड़ाके। इन लोगों के सामने चीन की इतनी महान दीवार किसी काम की नहीं रही। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने दीवार को तोड़ने की मेहनत ही नहीं की। उन्होंने बस वहां से रास्ता निकाला कहां वो दीवार खत्म होती थी। सिंपल पर खतरनाक। ये मंगोल आक्रमण इतना भयानक था कि इसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। घुड़सवारों ने महान दीवार को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। शहरों को इस हद तक बर्बाद किया गया कि वहां हड्डियों के पहाड़ लग गए थे और सड़कों पर इंसानी चर्बी फैल गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई कि खेती बंद हो गई, जंगल फिर से उगाए और इससे पूरी धरती का तापमान ही गिर गया। सोचिए, एक आक्रमण ने पूरी दुनिया का मौसम बदल दिया था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। एक मीठी पेस्ट्री यानी एक मिठाई ने दुनिया की सबसे खौफनाक सेना को आखिर कैसे हरा दिया? बिना किसी हथियार वाली आम जनता ने मंगोलों के अत्याचार से बचने का एक ऐसा अनोखा रास्ता निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसका जवाब एक शानदार किस्से में छिपा है। मंगोलों के जुल्म से परेशान होकर लोगों ने पारंपरिक मून केक्स के अंदर छोटे कागज की पर्चियां छिपा दी। इन पर्चियों पर लिखा था कि 15वीं रात को मंगोलों को खत्म कर दो। त्योहार के बहाने ये मून केक्स पूरे देश में बांटे गए और एक ही रात में सेना पर अचानक हमला कर दिया गया। इस हैरत अंगेज बगावत ने मंगोल शासन को उखाड़ फेंका और मिंग राजवंश की नींव रखी, जिन्होंने ही बाद में 9000 कमरों वाली मशहूर फॉरबिडन सिटी बनवाई थी। अब थोड़ा सा सम्राटों और युद्धों की कहानियों से निकलते हैं। आइए आम इंसान की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। महलों की उन 4 दीवारी के बाहर वो किसान और आम लोग आखिर कैसे रहते थे, जो दिन रात खेतों में अपना पसीना बहाते थे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी से कम दिलचस्प नहीं थी। आम लोगों के खान पान और आदतों में कई कमाल की बातें छिपी थीं। जैसे डाइट को ही ले लीजिए। उत्तर चीन के लोग ज्यादातर गेहूं और नूडल्स खाते थे, जबकि दक्षिण में चावल खाया जाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, चाकू को हिंसा यानी वायलेंस का प्रतीक माना जाता था और शायद इसीलिए चॉपस्टिक्स का आविष्कार हुआ। और स्वास्थ्य के लिए बीमारियों से बचने के चक्कर में उन्होंने हमेशा गर्म चाय या गर्म पानी पीने की आदत डाली। छोटी छोटी चीजें कैसे इतने बड़े विचारों से जुड़ी थीं, ये सच में कमाल की बात है। और भी ऐसी कई अजीब और रोचक बातें थीं, जैसे बच्चे के पैदा होते ही उसे 1 साल का मान लिया जाता था। दूसरी तरफ नौजवानों पर इंपीरियल एग्जाम्स पास करने का इतना भारी दबाव था कि वो अपनी पूरी जवानी सिर्फ पढ़ाई में निकाल देते थे।
त्योहारों पर नियान नाम के डरावगे राक्षस को भगाने के लिए लोग लाल कपड़े पहनते और पटाखे फोड़ते थे। साथ ही अच्छी फसल और पूर्वजों की याद में ड्रैगन बोट की रेस भी लगाई जाती थी। ये स्ट्रिक्ट अनुशासन और त्योहारों की खुशियों का एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन था। अगर चीन के इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो 17 लाख साल पहले आग जलाना सीखने से लेकर 4000 साल पहले शा राजवंश द्वारा भयानक बाढ़ यानी फ्लड को रोकने तक, और फिर 350 साल पहले सम्राट किन का चीन को एक करना, 13वीं सदी में गेंगिस खान का विनाश और आखिर में 14वीं सदी में मिंग राजवंश के आने तक, हम देखते हैं कि हर एक महान उपलब्धि अपने साथ एक बहुत भारी कीमत और संघर्ष लेकर आई। तो महान दीवार से लेकर रेशम के चमकीले धागों तक और विशाल महलों से लेकर जहरीली नदियों तक सब कुछ देखने के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या इंसानी सभ्यता की आगे बढ़ने की कहानी हमेशा दुख, दर्द और कुर्बानियों की नींव पर ही टिकी होती है? प्राचीन चीन का ये लंबा सफर हमें यही सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस महानता की असली कीमत है क्या। इस विश्लेषण को देखने और हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए शुक्रिया।